everyone, welcome again in my channel Back to Business Studies by शुभा भदौरिया। आज हम कंटिन्यू करने वाले चैप्टर नंबर 2 को, जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको मीनिंग, इंपॉर्टेंट और फीचर पहले ही पढ़ा दिया है। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, एज वेल एज ये टॉपिक आपके फर्दर स्टडीज में भी काम आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक दैट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और आपको किसने दिया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको मिस्टर F.W. टेलर यानी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जी ने दिया है। अब अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, हाउ टू डिफाइन इट, साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए उन्होंने हमको बताया कि पहला ये जानना कि आप अपने लेबर से क्या कराना चाहते हैं, उसके बाद ये चेक करना कि वो वर्कर या वो लेबर उस काम को सबसे चीपेस्ट और बेस्ट वे में कंप्लीट करे, यानी सबसे सस्ते और अच्छे तरीके से कंप्लीट करे। तो हम उसे डिफाइन कर सकते टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात जो आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है। अब हम कंटिन्यू करते हैं F.W. टेलर की जर्नी के बारे में। इनकी जर्नी की शुरुआत हुई 1856 में। ये एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमारे सामने आए। स्टार्टिंग में इन्होंने एज अ मैकेनिस्ट अप्रेंटिसशिप जॉब ज्वाइन की। इन्होंने जॉब की आपके वर्कर्स के साथ, तो इन्होंने ये समझा कि वर्कर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इफेक्टिव लीडर के तौर पर हमारे सामने है जिन्होंने फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके रख दिया। इससे पहले कोई भी फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम पे वर्क नहीं करता था। इसके बाद इन्होंने वर्क किया मिडवल स्टील कंपनी में। यहाँ भी इन्होंने जॉब ज्वाइन की एज अ मशीन शॉप एम्प्लॉय। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ एज एन क्लर्क, उसके बाद डायरेक्टर और उसके बाद एट द लास्ट चीफ इंजीनियर की पोस्ट में ये आ गए, यानी टॉप लेवल एम्प्लॉय के तौर पर इनका रिक्रूटमेंट हो गया। अब हम आपसे ये कह सकते हैं कि कम समय में इतनी हाईएस्ट पोस्ट को लेना कोई मामूली बात नहीं थी। इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बेसिस पर अपने इस पोस्ट तक पहुंचे थे। अब इसके बाद इन्होंने बेथलन आयरन कंपनी ज्वाइन की। बाद में इस कंपनी का नाम बेथलन स्टील कंपनी हो गया था। बेथलन स्टील कंपनी में इन्होंने अपने जितने भी प्रिंसिपल्स थे उनको अप्लाई किया और उस कंपनी का प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया, मतलब 3 फोल्ड उस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया इनके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अप्लाई करने से। इसके बाद इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी। एक बुक इनकी लिखी 1911 में जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिस बुक को 2001 यानी 2001 में भी जो भी आपके फेलोज थे एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट न्यूयॉर्क के, उन्होंने वोट किया था बेस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक ऑफ द 20th सेंचुरी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे जैसे शॉप मैनेजमेंट या फिर पीस रेट सिस्टम या आप कह सकते हैं कॉन्क्रीट कॉस्ट के नाम से। इसके बाद इन्होंने ये प्रोफेसर भी रहे। इनकी डेथ हो गई 1915 में, लेकिन हम इनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूल सकते जो इन्होंने मैनेजमेंट फील्ड में दिया है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, या कह सकते हैं विज्ञान ना कि आपके अंगूठा टेक नियम। अब अंगूठा टेक नियम क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करूं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कि अगर हम बात करें तो कोई भी आपके पास फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। फैक्ट्री के सारे डिसीजंस मैनेजर्स और ओनर अपने एक्सपीरियंस और अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस में किया करते थे। मतलब वो यूज करते थे आपका हिट एंड मिस मेथड, या आप कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब काम को करिए, अगर गलती होती है तो दूसरा मेथड अप्लाई करिए, फिर गलती होती है तो तीसरा मेथड अप्लाई करिए। इससे क्या होता था, आपका ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों रिसोर्स वेस्ट होते थे और वर्कर आपका एफिशिएंटली वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। मिस्टर F.W. टेलर जी ने बताया कि कोई भी छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, हमें साइंटिफिकली एनालाइज और स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही उस काम को परफॉर्म करना चाहिए। जब इन्होंने ये बात कही, इस बात को कहने के बाद इनको उपाधि दी गई दैट इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। मतलब जब उन्होंने ये बताया कि हमें मैनेजमेंट की फील्ड में साइंस को यूज करना चाहिए, तब हमने इनको जाना द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। अब इन्होंने ये बताया कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी मैनेजमेंट की, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करिए, उसके बाद उसके अल्टरनेटिव्स को सोचिए, उसके बाद उसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में सोचिए, और उसके बाद
आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करिए, क्या मेरी परफॉर्मेंस उस लायक है, और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में सोचिए। ये सारे काम करने के बाद, डीपली स्टडी एनालाइज करने के बाद ही आप कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट करा करिए अपने वर्कर पे। अगर कोई भी काम इस तरह से किया जाएगा तो उसका रिजल्ट आपका हमेशा ही सही होगा। इन्होंने ये बताया कि कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, यानी थिंकिंग बिफोर डूइंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया मैनेजमेंट की फील्ड में। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपका कंबन टेक्निक का। कंबन टेक्निक मतलब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर आपको रॉ मटेरियल्स मंगाने हैं, अगर हम आपके रूल ऑफ थंब का यूज करेंगे तो हम कहेंगे हाँ आज 10 यूनिट मंगा लो, कल 15 यूनिट मंगा लो। हमें श्योरिटी नहीं है कि हमें कितने यूनिट्स की जरूरत है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन रेडी हो सामान बनाने के लिए और आपके पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल ही नहीं हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोडक्शन ना कर रहे हो और बहुत ज्यादा सामान आपके वेयरहाउस में हो। यह है आपका रूल ऑफ थंब, यानी बिना सोचे वर्क करना। कंबन टेक्निक आज की एक साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है जो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूज करते हैं। इस टेक्निक में ये बताया जाता है कि आपको जब भी कोई सामान बनाते हैं, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरर जब कोई सामान बनाता है, सपोज करिए आपकी एक कार बनाने की कंपनी है, कार बनाने की कंपनी के लिए आपको टायर की जरूरत पड़ती है। आपने वहां पे कंबन टेक्निक का यूज किया। कंबन टेक्निक का मतलब कि आपके पास उस कार को बनाने के लिए टायर्स की जरूरत पड़ेगी, आपने टायर्स का स्टॉक रखा, और जैसे वो टायर्स आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज होगा वैसे वो आपके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा कंबन टेक्निक के थ्रू। और जैसे ही वो आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट होगा वैसे ही सप्लायर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि अब उसे अपना टायर का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, ना ही आपका प्रोडक्शन स्टॉप होगा, ना ही आपके पास बहुत ज्यादा यूनिट्स आपके वेयरहाउस में होंगे, ना ही आपको चिंता होगी कि आपका वेयरहाउस का सामान खराब हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है आपका साइंटिफिक टेक्निक का। इसके अलावा ऐसे बहुत से एग्जांपल जैसे काइजेन टेक्निक जो हम अभी आपको आगे समझाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, हमें उसके बारे में साइंटिफिकली सोचना चाहिए, लॉजिकली सोचना चाहिए। अगर हम साइंटिफिकली लॉजिकली सोचेंगे तभी हम उस गोल को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट से अचीव कर पाएंगे। इन्होंने आपका प्रोडक्शन सिस्टम इंप्रूव करने में वर्क किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूल ऑफ थंब क्या होता है। रूल ऑफ थंब मतलब अपने पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, जो कि हमें किसी भी मैनेजमेंट की फील्ड में नहीं लेना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब सहयोग की भावना रहनी चाहिए, एक दूसरे के साथ टकराव और लड़ाई की भावना नहीं रहनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका ऑपरेशन लेवल होता है वो आपके लिंक होता है मैनेजमेंट और आपके वर्कर्स के बीच में। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वर्कर से किसी भी तरह काम करवाया जाए, जिसकी वजह से वर्कर और आपके सुपरवाइजर या ऑपरेशन लेवल के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब सिर्फ ये प्रिंसिपल यही कहता है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। मैनेजमेंट को भी जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी गेन होता है, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना चाहिए, और एम्प्लॉयज को भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्डवर्क के साथ वर्क करना चाहिए, और कोई भी चेंजेस होते हैं तो उस चेंज को भी हैप्पीली और विलिंगली एक्सेप्ट करना चाहिए। दोनों को समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट भी ग्रो नहीं कर पाएगा जब आपके वर्कर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और वर्कर भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो भी अर्न नहीं कर पाएंगे अगर मैनेजमेंट ग्रो नहीं करेगी। तो दोनों को एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के बारे में समझना चाहिए। दोनों को ये समझना चाहिए कि वो फर्म के लिए एक फैमिली की तरह वर्क करे। फैमिली से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का। लिज्जत पापड़ बहुत ही टेस्टी पापड़ है और जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, ना कि सिर्फ इंडिया में सेल होते हैं, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जैसे आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, हांगकांग हो गया, और भी बहुत सारे नेशंस हैं जहां पे हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसको स्टार्ट किया गया था 1959 में 7 फीमेल्स ने। अब 7 महिलाओं ने इसे स्टार्ट किया था, जिसको स्टार्ट करने के लिए उन्होंने 80 रुपीज का लोन लिया था। 80 रुपए से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आज 800 करोड़ तक पहुंच गया है। 7 लोगों से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आज इस बिजनेस में 45,000 फीमेल्स वर्क करती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्या किया। इस बिजनेस से आप अच्छे मैनेजर की स्किल सीख सकते हैं।
इन्होंने 3 चीजों पे फोकस किया। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली और तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोशन। पहला जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मतलब प्रॉफिट कमाना, ये हम सब जानते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, उनको ये लगता था कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी बहनें यहाँ मिलके काम कर रही हैं, वो इस फर्म की फैमिली का हिस्सा है, वो अपने परिवार में काम कर रही हैं। इस तरह से उनको यहाँ पे वर्क करना, उनकी प्रॉपर केयर करना, उन पर ट्रस्ट करना, ये 2 इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट थे जो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज पर करती थी। तीसरा उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोशन। डिवोशन का मतलब आप यहाँ पर आए सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने नहीं, आप यहाँ आए क्योंकि आप इस बिजनेस का हिस्सा है और आप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं, आप सबके बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे हैं। तो इन 3 कॉन्सेप्ट की वजह से आज ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिसका टर्नओवर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया 80 रुपए से और आज इनका टर्नओवर 800 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये साथ ही साथ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बियर करती है। ये आपके जितने भी बच्चे होते हैं आपके एम्प्लॉयज़ के, जैसे ही वो 10th और 12th की एजुकेशन की परीक्षाएं देते हैं, उसके बाद ये उन्हें पैसे देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, ताकि वो बच्चे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। तो इससे क्या समझ में आया कि किसी भी फर्म में आपके मैनेजमेंट और आपके वर्कर्स को एज अ फैमिली वर्क करना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे 3rd प्रिंसिपल की तरफ, जो है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, मतलब मिलके काम करिए ना कि अलग अलग। ये जो प्रिंसिपल है आपका, ये एक्सटेंशन है आपके हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। आपसे ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको हमेशा कॉपरेशन की फीलिंग के साथ वर्क करना चाहिए, ना कि कंपटीशन की फीलिंग के साथ। चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, दोनों को ये बात समझनी है कि दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। अगर हम बात करें आपके मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैनेजमेंट को भी अगर कोई भी एम्प्लॉय आपको सजेशंस देता है, जिस सजेशन से आपको बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, आपका आउटपुट इंक्रीज हो सकता है, तो उन सजेशंस को आपको वेलकम करना चाहिए। और साथ ही अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को भी एज अ रिवॉर्ड आपके एम्प्लॉयज के साथ शेयर भी करना चाहिए, टू मोटिवेट देम, टू एनकरेज देम। अगर हम बात करें कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर मैनेजमेंट लेते हैं, तो उस डिसीजन में भी आपको आपके एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छी तरह से वर्क करना चाहता है। अब हम बात करें एम्प्लॉयज की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एम्प्लॉयज को भी कभी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए और ट्रेड यूनियन के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। मतलब दे ऑल्सो हैव टू वर्क विद ओपन माइंड, मतलब खुले मन से, खुले दिल से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के वर्क करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं आपके जापान का एक कल्चर है जिसे हम पैटर्नलिस्टिक स्टाइल कहते हैं। इसका मतलब यानी पिता की भावना। हमेशा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टेक केयर करता है, उनकी देखभाल करता है, जिससे कभी भी एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाने के बारे में नहीं सोचते। जब भी वो डिसअपॉइंट होते हैं या डिससेटिस्फाई होते हैं, उस टाइम पर वो एक ब्लैक कलर का बैच लगा लेते हैं। वो बैच ये बताता है कि वो मैनेजमेंट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है और साथ ही वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंपैथी लेना चाहते हैं मैनेजमेंट की, किसी हम डिसअपॉइंट हैं, आप हमारे लिए वर्क करिए, हम डिससेटिस्फाई हैं, आप हमारे लिए वर्क करिए। तो ये एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक दूसरे के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ आपको इंडिविजुअल बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे लास्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके इंडस्ट्रीज, आपके फैक्ट्रीज, आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज के बिना इनकम्प्लीट है। तो हमेशा आपको फोकस करना चाहिए, हमेशा आपको साइंटिफिक अप्रोच यूज करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी पोस्ट के लिए रिक्रूट करने से पहले। मतलब आपको अपने सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक सही एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है जो उस पोस्ट के लिए मेंटली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उस पोस्ट को डिजर्व ना करता हो या उसे वो काम ना आता हो। साथ ही हमें रिक्रूटमेंट के बाद उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे वो काम करने का बेस्ट मेथड सीख सके, लर्न कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वर्क कर सके। हमें हमेशा फोकस ये करना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय जो है वो हमेशा लर्न करता रहे और उसके डेवलपमेंट के बारे में हमें सोचते रहना
चाहिए, मतलब हमें साइंटिफिक अप्रोच यूज करना चाहिए हमारे एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, हमारे एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए और हमारे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एडब्ल्यू टेलर जी ने हमें ये 4 प्रिंसिपल दिए। अब इन 4 प्रिंसिपल को आप लर्न कैसे करेंगे, तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेंटेंस दैट हेल्प यू टू लर्न इट इजीली। तो वो सेंटेंस है हमारा, हार्मनी एंड कॉर्पोरेशन is a science of development. Again I am telling you, harmony and cooperation is a science of development. Harmony not discord, cooperation not individualism, science not rule of thumb, और लास्ट है आपका development of each and every individual to his greater efficiency. लीजिए, आपको आसानी से याद हो गया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा आपका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।